देखो आज हम पढ़ेंगे इसमें ओम का नियम। ये नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चल रही है उसके अंदर। ये बहुत फेमस है और छोटी क्लास का रूल है, लेकिन बहुत मुश्किल है जो पेपर में आए, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर में दे दे, तो इसलिए हमें पता रहना चाहिए। तो ओम का नियम यह है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, यांत्रिक विकृति वगैरह इनमें कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। एक्चुअली कोई भी घटना घटती है तो उस घटना का एक कारण होता है और उसका एक प्रभाव होता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया सपोज करो तार में है, ये मेरे पास तार है, तो इसमें एकदम से धारा नहीं बह सकती, कुछ कारण लगाना पड़ेगा। कौन सा कारण? इसमें हमें सेल लगाना पड़ेगा। सेल लगाने से क्या होगा, इसके सिरों पे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर कारण है और इससे फिर इफेक्ट पड़ेगा जाकर के क्या, कि इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो बड़े रो नहीं, तो इसमें जो है वो करंट ये बहना शुरू हो जाएगी। तो कारण है विभवांतर और उसका इफेक्ट है करंट, ठीक है। हम इसमें लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर, कि जितना वोल्टेज बढ़ाया जाएगा, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतनी ही करंट बनेगी जाकर। इसको अगर हम पलट के लिख लें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, इज इक्वल टू लगाओगे तो R इंटू I, ठीक है ना। जहाँ R एक नियतांक है, R एक नियतांक है और इसे जो है वो हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। जिसे जो ये कंडक्टर है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट पे जो है वो लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये इसमें इस लाइन को डायरेक्ट समझ के लगता है कि जैसे करंट जितनी लगाएंगे उतना विभवांतर लगेगा, ऐसा नहीं है। जितना वोल्टेज लगाओगे करंट उस हिसाब से लगेगा जाकर के। फिर इसे पलट के लिखा जाता है और तब जाकर के इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिससे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम जब हम पढ़ते हैं तो रूल जो होता है उसमें हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं और उसको भी डिटेल में हमें पढ़ना है। इससे पहले मैं तुम्हें इसका अगर बाई चांस कभी प्रूफ कह दें कि ओम के नियम को सिद्ध करिए, तो तुम देखो यहाँ पर क्या करोगे प्रूफ में। जैसे यहाँ पे तुमने V इक्वल टू आर आई है तो V इक्वल टू आर आई ले लिया, ठीक है। और फिर इसमें क्या करोगे, आर की वैल्यू रो एल अपॉन एल लिख दोगे। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, एल लंबाई है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इनटू आई, ये V इक्वल टू हो गया जाकर, ठीक है ना। अब देखो यदि एल और ए कांस्टेंट कर लें हम, रो भी अगर हम कांस्टेंट कर लें, वैसे कांस्टेंट होता ही है मटेरियल के लिए, मटेरियल भी सेलेक्ट कर लिया हमने, सब कुछ है कांस्टेंट कर लिया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यही ओम का नियम है, ठीक है ना। मतलब अगर सारी चीजें कांस्टेंट रहें, कोई यांत्रिक विकृति, ताप, भौतिक अवस्था मतलब लंबाई लंबाई चेंज न कर दो। क्वेश्चन नहीं होता इस तरह के कि तार को खींच दिया इतना तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसको मोड़ दिया ऐसे करके तो कितना क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ ना करें। तो यानी कि ये सब चीजें कांस्टेंट रखें, तो जो वो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है। यही तो ओम का नियम है, तो यही ओम का नियम है। तो अगर कभी प्रूफ पूछ दिया जाए तो उस केस में तुम इस तरह से इसको घुमा फिरा करके कर सकते हो। छोटी क्लास में ये होता भी है, हमारे पास उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है। तो ये चीज़ जो है अगर ओम का नियम आता है तो आप इतना जो है यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ओम के नियम के लिए अगर हम ग्राफ खींचे V और I में, तो देखो यहाँ पर वोल्टेज इधर ले लिया हमने और करंट इधर ले लिया, और यहाँ देखो V इक्वल टू आर आई है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज होती है और उनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो हमेशा याद रखना ओरिजिन से जाती हुई स्ट्रेट लाइन आती है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते y इक्वल टू mx प्लस c, ये रेखा का समीकरण होता है। और अगर ये मूल बिंदु से जाए तो मूल बिंदु से जा रही हो तो c 0 हो जाता है, तो y इक्वल टू कितना बचता है mx, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखो v इक्वल टू आर आई, ये इस तरह से हो गया जाकर के, एक एक्सिस I हो गई, एक एक्सिस V हो गई, और ये तुम्हारा m जो है वो स्लोप हो गया। समझ रहे हो बात को? इस तरह से तुम्हारा ये r कांस्टेंट है तो यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ रहा है, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ ओरिजिन से जाती है लाइन, तो यहाँ v और I में ग्राफ खींचेंगे तो वो भी ओरिजिन से जाती हुई लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ओम का नियम पूछा जाता है कभी कभी कि क्या ये शाश्वत नियम है या नहीं, मतलब यूनिवर्सल लॉ है या नहीं।
यूनिवर्सल लॉ जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसको सब मानते हैं पूरे यूनिवर्स में, या फिर संवेग संरक्षण का नियम है, आवेश संरक्षण है, कोणीय संवेग संरक्षण, ये सब यूनिवर्सल लॉ है। क्या ओम का नियम यूनिवर्सल है, मतलब सबको ही फॉलो करता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं ओम का नियम सार्वभौमिक नियम नहीं है, सार्वभौमिक नियम नहीं है। कहने का मतलब है कुछ लोग इसे फॉलो करेंगे और कुछ लोग इसे नहीं करेंगे। जो इसे फॉलो करते हैं, जो फॉलो करते हैं वो ज्यादातर जो है धातुएं होती है, धातुएं, सुचालक पदार्थ, ठीक है ना, ये सब जो है इसे फॉलो करते हैं और इनको कहते हैं ओमिक मटेरियल या ओमिक कंडक्टर, ठीक है ना। ओमिक मतलब जो ओम के नियम को फॉलो करे। अब इसके अलावा जो फॉलो नहीं करते हैं, जो फॉलो नहीं करते उसमें जैसे तुम्हारा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है डायोड। डायोड का अगर ग्राफ मालूम हो तो वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो तुमने देखा होगा इस तरह का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारा जो है वो नॉन ओमिक कहलाएगा, नॉन ओमिक, ठीक है ना। तो नॉन ओमिक मटेरियल में सबसे अच्छा एग्जांपल डायोड का नियम, डायोड है, और वैसे धातुओं के लिए जो है ओम का नियम फॉलो होता है। तो जो लोग फॉलो करते हैं उनको ओमिक कहेंगे, जो नहीं फॉलो करते नॉन ओमिक। और इस वजह से ओम का नियम यूनिवर्सल नहीं है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि ओम का नियम गलत है ना, हम ये कहेंगे वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो सही है। तो ये हमारा ओम का नियम कंप्लीट हो जाता है।